परंपरा को बड़े रूप में श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरे देश और दुनिया में खड़ा करने का काम किया। तो लोगों का काम नहीं तो उसको किसी तरह से उस आभा को, उस चीज को दबाने या रोकने का काम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने शुरू किया। उसके बीच में भला हो वृंदा का रात का आप सब जानते हैं, लगभग 2004-05 के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने जो एक तरह से पूरा जो दोषारोपण और आक्षेप का जो काम चला, उस समय पर पूरे देश की मीडिया ने देखा कि पतंजलि के पास यानी दिव्य फार्मेसी के पास में कितने संसाधन हैं, कितने मशीनें हैं, कितना एडवांस लेवल का रिसर्च लैब है। तो वो रिसर्च लैब हमने बड़े लेवल पर पूरे वैश्विक स्तर पर दिखाने का या लोगों को देखने का मौका मिला। तो उससे जो लोग अनर्गल जो बातें थी एक लेवल पर रुक गई। फिर ज्यों ज्यों हम बढ़ते रहे, लोगों ने कहा कि स्वामी जी मासेज में तो योगा सिखाते हैं पर क्लासेज में नहीं है, या योगा के ऊपर कोई, योग के ऊपर कोई रिसर्च और एविडेंसेस नहीं है। इस तरह की बातें उठने लगी तो पहली बार पूज्य स्वामी जी ने पूरी दुनिया के सामने यह सिद्ध किया कि योग अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। योग को सिर्फ थोड़ा स्वस्थ रहने का साधन माना जाता था, या योग जब पाश्चात्य जगत में जाके योगा बन गया था तो आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा पेट पाट हिलाने का, मोटापा कम करने का एक साधन माना जाता था। और वो चिकित्सा एक विज्ञान के रूप में योग की जो स्वीकार्यता और उसकी प्रामाणिक रूप से स्थापित करने का काम महाराज जी ने किया, ये आप सब जानते हैं। उसी का परिणाम है कि आप सब लोग अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग भाई बहन उन रूपों को देख करके आप संस्थाओं से जुड़ते गए। जुड़ने के बाद में फिर आयुर्वेद वगैरह की चीजें बढ़ने लगी, तो फिर वो क्वेश्चन, फिर वही बातें कि नहीं, पतंजलि के दूसरी चीजें तो बनाने के लिए तो साधन और मशीनरी और सेटअप नहीं है। आप सब जानते हैं कि उसके बाद में फिर जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, और देश का सबसे पहला फूड पार्क भी बनाने का सौभाग्य पतंजलि को मिला। तो उन लोगों के लिए कोई करारा करना चाहता। फिर थोड़े दिन शांति के साथ शांति से रहने के बाद में फिर इसी तरह की बातें कि रिसर्च के लिए पतंजलि के पास क्या है, जिस तरह के सेटअप बनाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या है। उसी के बीच में 2018 में 2016 में शायद मोदी जी ने जो है यहाँ पर जो हमारा पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का जो बड़ा भवन और जो रिसर्च का सेटअप है आकर के उन्होंने उद्घाटन किया। तो उन लोगों के लिए फिर उनका एक करारा उत्तर था। और इतना ही नहीं, अभी पतंजलि के पास NABL एक्रेडिटेड हमारे पास 3 रिसर्च लैब हैं और NABH एक्रेडिटेड 2 हॉस्पिटल्स हम रन करते हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में ये एक सबसे बड़ी बात है। यानी आयुर्वेद में किसी के पास, मुझे नहीं पता कोई NABL एक्रेडिटेड लैब होगा, रिसर्च लैब होगा तो एक आध होगा, 2 या 3 तो किसी के पास नहीं होगा। और हो सकता है कि किसी के पास हो NABL एक्रेडिटेड एक हॉस्पिटल हो सकता है, और 2 हॉस्पिटल हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा काम पतंजलि कर रहा है। उसके बाद में फिर बात आई रिसर्च को लेकर के। लोगों ने कहा कि रिसर्च को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, कोरोना का टाइम आया, बहुत सारे प्रश्न लोगों ने, क्योंकि लोगों को जब दिखता है कि अब ये संस्था खड़ी होगी, या संस्था के माध्यम से योग और आयुर्वेद खड़ा होने वाला है, तो उसको दबाने के लिए बहुत सारे प्रयास होते हैं। उनके ऊपर बहुत सारी व्याख्या करने की या उसकी बहुत चर्चा लंबे की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमने पूरी तरह से जो गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन के साथ CTRI से रजिस्ट्रेशन से लेकर के अप्रूवल से लेकर के जितने भी परमिशंस की जरूरत थी, सब लेकर के हम लोगों ने प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडी करी हुई थी। हमारा डेटा ऑथेंटिक था, प्रामाणिक था, और हमने सब सिस्टम फॉलो किया हुआ था। चिल्ला चिल्ली कर करके भी वो कुछ न कर पाई। आयुर्वेद की ताकत थी, पतंजलि का सामर्थ्य था। उसकी वजह से हम लोग लगभग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग कोरोनिल के माध्यम से देश के 1 करोड़ परिवार में लगभग हम पहुंचे हैं। 1 करोड़ परिवार में पहुंचने का मतलब यह होता है कि लगभग हम 5 करोड़ लोगों तक तो पहुंचे होंगे, 5 से 10 करोड़ लोगों तक। यानी वो कोरोना की जो विभीषिका है,
यदि कोरोना ना होती, पतंजलि ना होती, तो शायद उसकी जो संख्या लाखों में और मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना थी। यानी पतंजलि ने लाखों लोगों की जीवन रक्षा का काम भी पतंजलि ने किया। और पतंजलि ने तब किया, किसी का कोई सहयोग नहीं, विरोध और षड्यंत्र और विविध तरह की अपमान और प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए हमने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। इसमें निश्चित रूप से आप सबका बड़ा योगदान है, आप सबका साथ सहयोग। आप जहाँ पर भी हैं, जहाँ से भी आप सेवा कर रहे हो, आप लोगों ने अपने मोर्चे को वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से संभाला, इसलिए भी हम निर्विवाद रूप से उस लक्ष्य को वहाँ पर पहुँचाने में सफल हुए। फिर बात आई रिसर्च की। इसके बाद फिर रिसर्च को लेकर के कई सारे प्रश्न कई तरह से लोगों ने खड़े करने का प्रयास किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि टोटल भारतवर्ष के अंदर में आयुर्वेद के क्षेत्र में जितना भी जो क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल या इंटरनेशनल लेवल के टॉप रिसर्च जर्नल में जो डेटा पब्लिश्ड होता है, उसमें करीबन आज के दिन में पिछले 3-4 साल की बात मैं करूं तो लगभग 70% कंट्रीब्यूशन सिर्फ पतंजलि का है। यदि दुनिया में कोरोना के टाइम पर भी यदि कोई संस्था बंद नहीं हुई और पूरी तरह से निरंतरता के साथ सब सारी चीजें खुली रही, तो स्वामी से उस संस्था का नाम है पतंजलि। कोरोना को लेकर के इन्होंने हाय तौबा मचाया, सब कुछ हुआ, फिर भी प्रभु की कृपा ऐसी रही कि लोग देखते थे कि देखो पतंजलि वालों का क्या होता है। सिर्फ हमारे यहाँ एक ऐसी कैजुअलिटी हुई, हमारा एक सीनियर व्यक्ति चला गया। उसके पीछे जाने के पीछे भी कारण क्या था कि उसकी पत्नी मेडिकल की डायरेक्टर थी। डायरेक्टर होने की वजह से उसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटलाइज होने से बाद में उसको जो है वो और चला गया, जाता चला गया, परिवार को गलती से चला गया, नहीं तो कोई एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई कोरोना का टाइम पर। फिर इससे सबसे बड़ा पतंजलि का एक उदाहरण है कि इतनी बड़ी संस्था और डेली खुली रही, सारी फैक्ट्रियां खुली रही, रिसर्च सेंटर खुला रहा, उसके बाद में भी यहाँ पर हमारा पूरा जो योग ग्राम है सब कुछ खुला रहा। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। फिर भी प्रश्न खड़े होते रहे। फिर मैंने अभी डेटा इकट्ठा किया कि कितने कंट्री के लोग पतंजलि में आता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि लगभग 70 देशों के लोग, दुनिया के 70 देशों के लोग पतंजलि में आते हैं अपनी चिकित्सा कराने के लिए। इससे बड़ा नहीं। आज पूरी किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल्स के अंदर में कभी भी एडवांस 6 महीने पहले की बुकिंग नहीं होती है। योग और आयुर्वेद की विधा के अंदर, जहां आप सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक कॉलेज के हॉस्पिटल्स में जहां लोग उठा करके लेबर मजदूरों को जिस दिन इंस्पेक्शन होना होता था, डायरेक्टर साहब वो दिन लाकर बिस्तर पे लिटा देते थे कि बोले मेरे यहाँ इतने पेशेंट्स एडमिट हैं, और पता चला दूसरे दिन इंस्पेक्शन हो गया, वो बिस्तर अभी खाली हो गए। तो ये आयुर्वेद की स्थिति थी, ये सत्य स्थिति थी। पर वहां पर आज यदि 6 महीना, 8 महीना, 1 साल पहले एडवांस बुकिंग चलता है हमारे आयुर्वेद में, तो उस आयुर्वेद की शक्ति को, उस दम को, सामर्थ्य को इस लेवल पर पहुंचाने का काम किया तो पतंजलि ने किया है। एक किसी संदर्भ में हमने कई बार चर्चा भी की और थोड़ी सी मैं बात कर देता हूं। वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया 1999 में WHO ने एक काम शुरू किया था कि वर्ल्ड में कितने प्लांट्स हैं जो मेडिसिनली यूज किए जा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक काम किया, शुरू किया, स्टार्ट किया 2010 में, 2010 में जब उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत 3-4 वॉल्यूम्स उन्होंने तैयार किए। लास्ट में उन्होंने कहा कि हम इस काम को बंद करते हैं क्योंकि यह काम ये दुर्गुह है, बहुत कठिन है, असंभव है। तो 2010 में जिसको WHO ने असंभव कह करके बंद कर दिया था, हमको ये बात का पता चला मुझे 2015 में, मैंने नहीं देखा कि WHO ने शुरू करके बंद किया था, 15 या 16 में मुझे इस बात का पता चला था। पर हमने तो 2008 से ही शुरू कर दिया था कि हमें दुनिया के अंदर कितने पेड़ पौधे हैं जो औषधीय रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, किए जा सकते हैं, उनके ऊपर काम करना है। कोई टीम नहीं, कोई साधन नहीं, कोई लोग नहीं, धीरे धीरे लोगों को जोड़ते हुए, टीम बनाते हुए, उनको भावनाओं के साथ में उनको ग्रूमिंग और मोटिवेशन और सब कुछ करते हुए वो काम शुरू हुआ। तो आज दुनिया के
जो प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी, जो पादप जगत के लगभग 3,60,000 पेड़ पौधों में से हम लगभग 60,000 पेड़ पौधों को औषधीय गुणों से युक्त हैं, इसको आइडेंटिफाई कर करके चेकलिस्ट बनाने का काम यदि करने का काम किया तो वो पतंजलि ने किया। ये काम किसी संस्थानों का या किसी इंस्टीट्यूट का काम नहीं होता है। ये काम तो सरकार का, या जैसे मैंने कहा ना, जिस काम को WHO जैसी संस्था ने छोड़ दिया, ये कोई हवाई बात नहीं। सारा डेटा आप अभी बैठे बैठे गूगल में सर्च करोगे तो तुमको दिख जाएगा जो हम बात कह रहे हैं। यानी पतंजलि वो संस्था है जो WHO नहीं कर सकता, वो पतंजलि कर सकता, वो सबसे बड़ा वर्ल्ड हेल्थ। तो हम तब से लगे रहे। एक बार तो हमको लगा कि ये काम तो शायद ऐसा लगा कि गलत जगह पर हमने हाथ दे दिया, पर महाराज जी की बड़ी कृपा रही। तो महाराज जी की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो वो कृपा हमको मिली। तो उस कृपा का परिणाम ये रहा कि 4 अगस्त को हमने 51 वॉल्यूम्स वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया रिलीज किया था। कल हम लोगों ने 20 वॉल्यूम्स रिलीज किया, यानी 71 वॉल्यूम, लगभग 75,000 पृष्ठों की किताब का विमोचन हो चुका है। अब हमको करना बाकी है। 109 वॉल्यूम हमारा टारगेट है। तो हमारे 39 यानी 40 किताबें लगभग और बाकी हैं। वह किताबें भी हमें पूरा विश्वास है कि महाराज जी के जो संन्यास दिवस के अवसर तक हमारी टीम उसको पूरा कर देती है। तो यदि जड़ी बूटी के दृष्टि से देखा जाए, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पौधे हैं जो औषधीय रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं, उसकी यह सबसे बड़ा यह अनुसंधान, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और कंपाइलिंग है, जहां 1,10,000 पृष्ठों से ज्यादा का डेटा और लगभग 24 लाख लगभग वर्नाकुलर नेम, 24 लाख, 24 लाख, 4.5 लाख से ज्यादा रेफरेंसेस, दुनिया के 2000 से ज्यादा ट्राइब्स का डेटा, और इतना ही नहीं, उसके अंदर यदि मैं बात करूं तो डिजीज के दृष्टि से देखें तो लगभग 1,000 से ज्यादा बीमारियों का उसमें डिटेल में प्रयोग है। इतना बड़ा काम। और उसमें 2-3 चीजें और यूनिक पना है। दुनिया के अंदर रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो क्यू गार्डन जिसको बोलते हैं, जो लंदन में स्थित है, जो बॉटनी के जो लोग हैं वो लोग वहां पर कभी एक बार जाने का मौका मिलता है तो उसको गर्व महसूस करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए हमारा मक्का मदीना है, क्योंकि हमारे वेदों को जानने के लिए जाने वाली जगह का नाम नहीं, हम तो 4 धाम बोलते हैं, तो वहां जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है। तो वहां पर पिछले करीबन पौने 300 साल में लीनियस से लेकर के आज तक में जो वहां पर जो डेटा है, वहां लगभग 11,500 प्लांट्स की कैनवास पेंटिंग्स हैं। 11,500 पौने 300 साल में। और पतंजलि की इस परिसर में PRI में हमारे पास आज 32,000 कैनवास पेंटिंग्स हैं। यदि दुनिया में वो फर्स्ट थे, क्योंकि सेकंड कोई था नहीं, कहीं होगा 500, 1000 डेटा कहीं पड़ा होगा, पर आज पतंजलि फर्स्ट है, पर सेकंड है तो हमसे 100 टाइम से भी पीछे है। और लाइन ड्राइंग भी हमने लगभग 35,000 प्लांट्स के लाइन ड्राइंग भी हमारे पास है। किसी भी आयुर्वेद और जड़ी बूटी के संस्थान के पास, कितने भी देश के अंदर वो लोग जो अनुसंधान करते हैं, वो लोग कहते हैं प्रायः आयुर्वेद वालों को जड़ी बूटियों का पता नहीं, बॉटनी वाले भी ऐसा कहते हैं। तो पतंजलि एक ऐसी संस्था है जहां पर हजारों मोनोग्राफ भी तैयार है, हर्बेरियम तैयार है। हमने कम से कम लाखों पौधों का हर्बेरियम भी बना करके यहां रखा है।
हर्बेरियम वह होता है, जिनको पता नहीं मैं बता दूं, कि इस पौधे को जंगल से लेकर के उसका जो दर्शन जो दिखाना चाहते हैं उसको थोड़ा केमिकल लगा करके उसको ड्राई कर करके कागज में लगा करके उसको चिपका करके सुखा करके रखा जाता है, जिससे यह पता चले कि यह कौन सा पौधा है और कहाँ पर पाया जाता है। उसका लाइव पौधों को इकट्ठा करके रखने का काम भी पतंजलि में बहुत बड़े लेवल पर है। फिर हमने प्रयास किया सरकारी माध्यम से, हमने कहा कि हमको थोड़ा सा पांडुलिपियां चाहिए, प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं, प्राचीन काल के जो हस्तलिखित जो जिसको पांडुलिपि बोलते हैं, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, हमको चाहिए। बहुत प्रयास करने पर भी हमको नहीं उपलब्ध हो पाया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, पर हमको लगा कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 70 लाख पेजेस, यानी 70 लाख के लगभग पन्ने, डिजिटल पन्ने, जो पांडुलिपियों की आज पतंजलि के रिसर्च सेंटर, जो कि 80,000 से ज्यादा किताबें होती हैं, इतनी किताबें आज संस्थान के पास उपलब्ध है। उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल को लेकर के, चाहे वो इन विवो हो इन विट्रो हो, आज जिस लेवल का एनिमल हाउस हमारे पास है, जिस लेवल का हम इन विवो और इन विट्रो का ट्रायल कर रहे हैं, यानी कि पूरे देश के अंदर इकलौती आयुर्वेदिक संस्था है जहां बायोशक्ति लेवल 3 लेवल का रिसर्च जहां पर हो रहा है वो पतंजलि। अभी हमने लेटेस्ट शुरू किया सी एलिगेंस के ऊपर। आयुर्वेद बोला अच्छा सी एलिगेंस के ऊपर काम हो रहा है, हमारे यहाँ हो रहा है। अभी हम लोगों ने काम किया क्वांटम डॉट्स के ऊपर। क्वांटम डॉट्स होता है कि जो क्वांटम फिजिक्स वगैरह, मेरे को बहुत साइंस में भी, मैं गुरुकुल वाला ही आदमी हूँ तो मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि काम करता हूँ इसलिए पता चल जाता है। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अभी हमारा एक पेपर उसमें पब्लिश हो रहा है। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है, यानी आयुर्वेद को दुनिया में स्थापित करने के लिए वो कौन सी चीज की आवश्यकता है, उस चीज को पतंजलि कर रहा है। क्योंकि महाराज जी का मानना यह है कि काम हमको वह करना चाहिए। विज्ञान तो आयुर्वेद प्राचीन काल में भी था, ऋषियों ने भी बहुत काम किया था, पर आज यदि आयुर्वेद को कहें तो दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने का काम करने की आवश्यकता है। उसी को दुनिया की भाषा में अनुसंधान कहते हैं। तो पतंजलि कर रहा है, वो बड़े लेवल पर कर रहा है। तो ये एक बड़ा काम संस्थान से हो रहा है। इतना ही नहीं, मैं धन्यवाद करूंगा अभी आदरणीय जयंत पुजारी जो अभी आयुर्वेदिक एजुकेशन सिस्टम में वो चेयरमैन है, वो आए कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो आयुर्वेद के पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं उनका जो नाम नहीं है, नामकरण करना चाहिए। मैंने सुना है कि आपने कुछ किया है, ऐसा उन्होंने हमको कहा। हमने कहा हमने किया है वैद्य जी, और हमने इतना किया है कि दुनिया के जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो लीनियस ने जो नामकरण की प्रक्रिया शुरू करी थी, उसको हमने द्विनाम पद्धति को संस्कृत भाषा के अंदर बनाते हुए पूरी धरती के पेड़ पौधों की नामकरण करने की जो प्रक्रिया है, उसका जो पूरा मेथड, मैकेनिज्म, जो पूरा सिस्टम है वो डेवलप हो चुका है। और हम करीबन 50,000 पौधों के नामकरण कर चुके हैं। और वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया में जितने भी पौधे हैं उन सबका संस्कृत में ना संस्कृत आश्रित, यानी हमने पूरा वैदिक पादप वर्गी की संस्कृत भाषा में नाम बना करके, और वह सब उनमें प्रकाशित भी हम कर चुके हैं। लोगों ने कहा, कुछ लोग होते ना, बोले आपने तो नाम रखा पर मानेगा कौन। हमने कहा यदि नाम रखने का मद्दा दम हम में है ना, मनवाने का दम भी हम में है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। जितने रिसर्च पेपर हमारे इंटरनेशनली छपते थे उनमें जब नाम देना होता था, हमने अपने नाम देना शुरू किया। उन नामों के साथ में वो सारे पेपर छप गए, हो गया इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट। दुनिया को मानो मानो मत मानना मन मानो, हमने तो मनवा दिया दुनिया को। और मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए, आज मैं महाराज जी के सामने भी ये बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग बैठ करके बातें बुतें होती नहीं है,
तो इधर से आपको सुना रहा हूं तो कुछ बातें शायद महाराज जी को सुना पा रहे, तो बैठते हैं तो फिर कौन सी बात होती है महाराज जी, अब मत हंसना तुम। तो बात यह है कि हमने आज दुनिया के सारे लोगों ने उसको अभी मानना शुरू कर दिया है। तो सारे ऋषियों ने सृष्टि से लेकर के आज तक जो उपलब्ध साहित्य है, कई लोग कहते हैं, एक बात मैं और भ्रम का निराकरण कर देना चाहता हूं, यह सही बात है, कालांतर में कुछ पौधे लुप्त हो जाते हैं, पौधे पैदा होते हैं, परंतु संस्कृत में भाषा के अंदर में जो विविध तरह के जो नाम हैं, उन नामों को लेकर के इतना भ्रम था। पौधे तो थे मुश्किल से 1000 पौधे, पर नाम थे लगभग 23,500 नाम उनके अंदर थे। तो उन नामों को, उन 23,500 नाम में से वो कौन सा नाम किस पौधे के लिए है, उसको प्रामाणिकता के साथ में काम कर करके पूरा आयुर्वेद कोश बनाने का काम भी, उनके नामों के निर्वचन के साथ में, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में वह काम भी पतंजलि ने किया है। वो पूरा होने की स्थिति में है, अभी आ जाएगा, वो अप्रैल तक हम निकाल देंगे। और ऋषि लोग महान थे, हमारे सबके लिए पूजनीय थे, परंतु आयुर्वेद मात्र 1000 से कम पौधों पर था आज तक। जब बात आती है जड़ी बूटियों की, मैं आपको बता देना चाहता हूं, दुनिया में करीबन 11,500 पौधे हैं। चाइना ने उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, TCM के अंदर उन लोगों ने 11,500 पौधे डाल रखे। हम आयुर्वेद के अंदर पौधों की गणना करते हैं, हम 1000 पौधों में हैं। 1000 पौधों से ज्यादा का तो संस्कृत में भी नाम भी नहीं है, पर आज हमको कहते हैं प्रसन्नता है पतंजलि की वजह से लगभग 50,000 नाम तो हो चुके हैं। 3,60,000 का दम हम रखते हैं। थोड़े से मेरे महाराज जी के आशीर्वाद से थोड़े सन्यासी ब्रह्मचारी और मिल जाए, ये तो इन ब्रह्मचारी सन्यासियों के सहयोग के बिना है। अभी तो ये मिल जाएगा तो मैं 3,60,000 नहीं, महाराज मैं वो भी करके दे दूंगा, जितने भी जीव जंतु धातु पेड़ बाकी जो चीजें हैं ना, पूरी के पूरे नामकरण कर दूंगा फायदा करके, क्योंकि अभी हमारे पास वो सिस्टम मैकेनिज्म वो हम डेवलप कर चुके हैं। जो द्विनाम पद्धति है हमारे पास जितना भी है, सारी धरती की चीजों का हम नामकरण करने का सामर्थ्य पतंजलि रखता है। ये बड़ी बात है। लोग अपने बच्चे का नाम नहीं रख पाते, तो और वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, एडवांस है, तो एक यह काम पतंजलि के द्वारा हो रहा है। इतना ही नहीं, टोटल जैसा मैंने कहा आपको कि आयुर्वेद की परंपरा में आयुर्वेद विश्व भेषज संहिता के रूप में, वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया की बात तो मैंने बता दी,